Hello everyone. This is part 5 of chapter electricity. Many topics of this chapter we have already discussed and a few topics we will discuss in this video. Let's start the today's topic. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था जो लास्ट टॉपिक था हमारा लास्ट वीडियो का दैट वाज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की? देखो एनर्जी कोई भी हो, हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, सभी टाइप की यूनिट जूल होती है। पर जो हमारी यूनिट जूल है दैट इज अ स्मॉल यूनिट। ठीक है ना। वो कैसी यूनिट है? एक स्मॉल यूनिट है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम इतनी स्मॉल यूनिट का यूज नहीं कर सकते। तो हमें कमर्शियल पर्पस के लिए एक बड़ी यूनिट चाहिए। तो वो बड़ी यूनिट जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वो क्या है? वो यूनिट है हमारे पास किलोवाट आवर। आपने अपने घरों में देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें जो यूनिट यूज होती है दैट इज किलोवाट आवर, ना कि जूल। तो क्योंकि जो हमारी जूल है दैट इज ऐसा यूनिट, ठीक है, वो ऐसा यूनिट है। हम हर तरीके में जब भी कोई भी एनर्जी निकालते हैं तो जूल का यूज करते हैं। बट जब कमर्शियल यूनिट की बात होती है बच्चों, ध्यान से समझना, जब कमर्शियल यूनिट की बात होती है तब हम जूल का यूज ना करके हम किलोवाट आवर का यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो किलोवाट आवर है वो कैसी आई यूनिट। देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। देखो वैसे तो जो पावर की यूनिट है वो होती है वाट। तो जो वाट है वो एनर्जी बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट यहां से आ गई वाट सेकंड। ठीक है ना। पर हमें कौन सी यूनिट चाहिए? कमर्शियल। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है एक लार्ज स्केल की यूनिट जिससे हम ज्यादा पैमाइज कर सके। अब आप देखो कोई भी रोड है, क्या हम रोड की लेंथ को मीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं? अब रोड की लेंथ मान फॉर एग्जाम्पल की आपकी वैसे ही 4000 किलोमीटर है। अगर आपको उसको मीटर में करना हो तो एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी वो, जो हमारे लिए लिखना, बार बार लिखना पढ़ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। इसलिए बड़ी यूनिट के लिए हमने वाट की जगह यूज किया किलोवाट। ठीक है ना। एनर्जी बाय टाइम हमने सेकंड की जगह यूज किया आवर्स का। ओके। तो हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या बन गई यहां से? किलो वाट आवर। ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो पावर की यूनिट हमने एक बड़ी यूनिट ली, वाट की जगह हमने किलो वाट ले लिया और टाइम की जगह सेकंड की जगह हमने आवर्स में ले ली। तो हमारे पास क्या यूनिट आ गई? किलो वाट आवर। एंड दिस इज नोन एज कमर्शियल यूनिट। तो हमारी जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या होगी? किलोवाट आवर। समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे कि देखो कितना डिफरेंस है हमारे पास किलोवाट आवर में और जूल में। हमने कितने जूल को 1 किलोवाट आवर बोला है। देखो बार बार एक इतनी बड़ी, एक तो हम लिख दें आराम से 1 किलोवाट आवर, या हम कोई बड़ी यूनिट लिखें तो फर्क है ना। तो इसीलिए हमने एक बड़ी यूनिट का यूज किया है। अब देखते हैं किलोवाट आवर में और जूल में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 किलोवाट आवर, इसको हमने चेंज किया, पहले किलोवाट को चेंज किया वाट में, 1000 वाट इंटू आवर्स को चेंज किया हमने सेकंड में। देखो एनर्जी इज इक्वल टू वाट सेकंड और एनर्जी जूल। तो जूल किसके इक्वल हुआ? वाट सेकंड के। जो हमारा जूल है यहां से वो किसके इक्वल है बच्चों? वाट सेकंड के। तो इसलिए हमने किलोवाट को वॉट में चेंज करना है और आवर्स को सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमें कहां पर पहुंचना है? हमने इस किलोवाट आवर से हमें जूल पर जाना है और जूल होता है वाट सेकंड के। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जूल है वो वाट सेकंड के इक्वल है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए हमारे पास और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हो गई। अब देखो हम क्या लिखेंगे? थ्री, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया? 10⁻³ हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इसको 3.6 में लिखूं तो 3.6 इंटू 10⁻³ हो गया। या हम लिख सकते हैं इसको 36 इंटू 10⁻², या 3.6 इंटू 10⁻3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ये 10⁻3, यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻3, क्या आ गया? 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड किसके इक्वल है हमारे पास? जूल के। तो हमारी यूनिट क्या आ गई? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर?
अब देखो यहाँ पर, या तो एक तो मैं बोलूँ कि भाई हमारे पास जो यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर है, एक मैं बार बार आपको बोलूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है। तो कितना डिफरेंस इन दोनों चीजों में। बार बार एक इतनी बड़ी यूनिट लिखने से लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, एक 1 किलोवाट आवर का यूज कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हम कमर्शियल पर्पज के लिए क्या करते हैं, एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। तो वो हमारे पास कमर्शियल यूनिट जो हमारी बड़ी यूनिट है दैट इज 1 किलोवाट आवर, ना कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और यहाँ से पता लग गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, होप यू अंडरस्टूड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम इसको निकालेंगे। देखो, अभी भी मैंने आपको बताया जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, या वर्क लिखो या एनर्जी, दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम। ये वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पावर निकालने के लिए हमने क्या निकाल लिया, वर्क। वर्क क्या है हमारे पास, वी डब्ल्यू इंटू आई इंटू टी। देखो तो P किसके इक्वल हो गया हमारे पास, यहाँ से वर्क। वर्क क्या आ गया हमारे पास, V इंटू आई इंटू टी। ये कैसे आया हमारे पास, देखो हर चीज घूमी हुई है यहाँ पर, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अब पावर किसके, पावर होती है आपके पास V इंटू आई। ये आपने यहाँ से अपने निकाल लिए, ये वी आई आपने निकाली है, या मैं आपको यहाँ से बताऊं, चलो छोड़ो हम ये यूज कर लेते हैं। तो वर्क आ गया हमारे पास, वर्क किसके इक्वल होगा, V इंटू आई इंटू टी। कैसे होगा वर्क इसके इक्वल, देखो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। बच्चों ये आपके सॉरी ये आपके सिलेबस में इस पर कट कर दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, तो इसलिए पर मैंने आपको फॉर्मूला फॉर्मूला बताया होगा। वैसे जो आपका जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, पर यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। तो V होता है W बाई क्यू। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये होता है W बाई क्यू। अब देखो Q किसके इक्वल होता है, हमें पता है Q होता है IT, करंट इंटू टाइम। होता है नहीं होता है करंट इंटू टाइम। आई किसके इक्वल होता है, आप देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, I इंटू टी के इक्वल। तो आ गया ना आपके पास W बाई आई टी इक्वल टू V। तो यहाँ से W किसके इक्वल आ गया आपके पास, VIT, ठीक है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, W इज इक्वल टू VIT। अब V और P किसके इक्वल होता है, वर्क बाय टाइम। और वर्क क्या है आपका, VIT। तो VIT बाय टाइम, ठीक है ना, VIT बाय टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया आपका, तो क्या आ गया आपके पास, VI। तो क्या बचा हमारे पास, पावर इज इक्वल टू VI। आपको समझ में आया। देखो हमने क्या यूज किया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू होता है IT के इक्वल, यहाँ से W आ गया VIT के इक्वल। और पावर होती है वर्क बाय टाइम, तो हमने यहाँ से निकाला, तो पावर किसके इक्वल आ गई हमारे पास, V इंटू आई। तो जो पावर का जो रिलेशन होता है यहाँ पर क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो अब इलेक्ट्रिक पावर इन वाट, सबको पता है पावर किस में होती है, वाट में। यहाँ से किस में होगी, ये क्या है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं हम, वोल्ट में। ये क्या है, आई का मतलब करंट। करंट किस में मेजर करती है, एम्पियर में। तो यहाँ से हमारे पास जो वाट है वो किसके इक्वल आ गया, वोल्ट इंटू एम्पियर के इक्वल, ठीक है। अब देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं अदर अदर फॉर्म में। कैसे चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, जो ये V है, देखो P इज इक्वल टू VI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, IR के, इंटू ये वाला I। तो P किसके इक्वल आ गया, I स्क्वेयर R के, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ ओम्स लॉ से क्या यूज किया, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो इसका यूज करके हमारे पास P किसके इक्वल आ गया, I स्क्वेयर R के। एक P आ गया VI के इक्वल। अगर आपको V और I दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको V नहीं दे रखा, I और R दे रखा, मतलब करंट और रेसिस्टेंस दे रखा, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हम दूसरी फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखो अगर V इज इक्वल टू है IR के, तो I इज इक्वल टू है V बाई आर के। ये गलत है, यहाँ पे V बाई आर आएगा, V बाई आर के। तो I किसके इक्वल आ गया, V बाई आर के। तो आप ये पुट कर लो। यहाँ पर आप कैसे पुट करोगे इसको, ये V बाई आर है,
वी बाय आर का स्क्वायर इसके अंदर में हमने पुट किया, पी जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर ना, बाई की जगह क्या पुट कर दिया हमने, वी बाय आर, तो वी बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो पी जी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, तो अब रखो पी, आई, आई की वैल्यू क्या है वी बाय आर, तो क्या आएगा वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया वी स्क्वेयर बाय आर, ये आ गया हमारे पास वी स्क्वेयर बाय आर, तो ये है वी स्क्वेयर बाय आर, तो पी की वैल्यू एक ये इस फॉर्म में भी आ गई, वी स्क्वेयर बाय आर, क्लियर। तो क्या आ गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन पास थ्रू इलेक्ट्रिक अप्लायंस विदाउट डैमेजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो इसमें कहा गया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की कोई भी जो एक करंट रेटिंग होती है वो किसको बोलते हैं, हम क्या करंट रेटिंग होती है, करंट रेटिंग बच्चों उसको बोलते हैं कि हम मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास पतली वायर है, एक हमारे पास बहुत मोटी, हम बोलते हैं ना पावर का प्लग है ये, है ना, पावर की जो आपकी वायर होती है मोटी होती है, पावर उसकी उन दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग होती है। अगर आप पतली वायर में से फॉर एग्जांपल आपने 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो हो सकता है कि वो बर्न हो जाए, पर आप वही करंट जो मोटी वायर है आपकी पावर वाली उसमें से पास इजीली करवा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है। तो जितनी पावर किसी एक अप्लियंस में हम दें और वो बिना डैमेज हुए काम कर सके, उसको बोलते हैं उसकी पावर रेटिंग, ठीक है, मतलब वो अप्लियंस डैमेज नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम पावर जो किसी वायर में से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लियंस में से हम पास कर दें और वो डैमेज ना हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेट करंट रेटिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिक अप्लियंस। समझ में आया। और हमारे पास जो पावर के फॉर्मूले हैं वो तीन है, वी इंटू आई है, आई स्क्वेयर आर है और वी स्क्वेयर बाय आर है, वी दिस इज वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्म में हमारे पास पावर आ गई है, जिस भी फॉर्म में आपको दी गई हो उससे आप निकाल सकते हो, अगर आपको वी और आर दे रखा है ये यूज कर सकते हो, आई आर दे रखा है वो यूज कर सकते हो, वी आई दे रखा है तो फर्स्ट यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? तो बताओ क्या होगा इसमें, करंट एंड रेसिस्टेंस, पहले जो आपको दे रखा है वो लिखो, देखो इलेक्ट्रिक एंड कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कंज्यूम्स करता है एनर्जी एट अ रेट, एनर्जी एट अ रेट, आपको अगर ये भी समझ में ना आए तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको चीजें समझनी है यूनिट से। तो ये क्या हुई हमारे पास, बताओ क्या दे रखा है हमारे पास, ये वाट, वाट किसकी यूनिट होती है बच्चों, पावर की, तो ये हमारे पास क्या है हमारी पावर, तो यहाँ पर पावर दे रखी है 840 वॉट, ठीक है, when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum, तो यहां पर ये है मैक्सिमम के लिए, ये पावर है 360 वॉट, ये मिनिमम के लिए, when the heating is at minimum the voltage is 220 वोल्ट, आपके पास जो पोटेंशियल है वो 220 है, वट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस, तो दोनों केस में करंट और रेसिस्टेंस क्या होंगे, तो पहले हम मैक्सिमम के केस में निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले हम का केस ले रहे हैं मैक्सिमम का, फर्स्ट केस मैक्सिमम, मैक्सिमम के केस में हमें क्या निकालना है, आई एंड आर, ठीक है, तो P दे रखा है आपको, P की वैल्यू गिवन है और V की वैल्यू गिवन है, तो बताओ P किसके इक्वल होता है, वी आई, ओके, तो वी आई होता है तो आई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पी बाय वी के, तो पी देखो मैक्सिमम, हम मैक्सिमम का केस ले रहे हैं तो क्या है आपके पास पी की वैल्यू 840, 840, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास वी, वी तो दोनों में सेम है 220, तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 2 2 1, तो 42/11, तो ये आएगी आपके पास
3.82 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई है मैक्सिमम के केस में करंट की। अब आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। ऐसे रेसिस्टेंस क्या आएगा, देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आर क्या आएगा, V बाई आई। तो निकालो V बाई आई से। V क्या है आपके पास 220, आई क्या है आपके पास, आई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 3.82, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 57.60 ओम। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट इन सेकेंड केस, मिनिमम का केस जो है हमारे पास। मिनिमम के केस में भी हमें इन दोनों वैल्यूज को निकालना है, आपको आई भी चाहिए और आपको आर भी चाहिए। सेम फॉर्मूला वी विल यूज, P इज इक्वल टू वी आई, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, P बाई वी के। P क्या है हमारे पास, मिनिमम के केस में 360, पोटेंशियल दोनों केस में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 18/11। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.64 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस होता है V बाई आई के। V आपके पास है 220, आई आपके पास है 1.64, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 134.15 ओम। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी अभी हमने लास्ट ही स्लाइड में पावर का फॉर्मूला किया। देखो पावर का फॉर्मूले के हमने 3 फॉर्मूले किए पावर के, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। मैं यहाँ पर भी आपको तीनों फॉर्मूले लिख के बताती हूँ। वी आई P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो अब देखो हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो हम यही भी यूज कर सकते हैं, हम ये तो नहीं कर सकते आई और आर, क्योंकि हमें आई और आर दोनों ही निकालने हैं। हम ये फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, पर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला करके तो हमने निकाल लिया, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर है ना, तो यहाँ से हमें V का पता है, P का पता है, आर की पहले आर की निकाल लो, आर के आने के बाद में आई की निकाल लो। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हमने फर्स्ट का यूज क्यों किया, क्योंकि इसमें कोई स्क्वेयरिंग नहीं है, स्केयर करने में हमें टाइम लगता है, इसमें V स्क्वेयर है ना, स्केयरिंग में टाइम लगता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। पर इस फॉर्मूले से क्या रहा, हमें इजी रहा ये निकालना, तो हमने फर्स्ट का यूज कर लिया। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप सभी फॉर्मूले को लिख सकते हो, उसके बाद आपको देखना है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. देखो क्या होगा, 100 जूल हीट, एनर्जी क्या है आपके पास, यहां से देखो एनर्जी, जूल से हमें क्या पता लग रहा है, ये क्या है आपके पास एनर्जी, एनर्जी ही क्या होता है वर्क, तो अब दोनों ही चीजें क्या है हमारे पास 100 जूल। हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम, रेसिस्टेंस क्या है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकलेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्या फॉर्मूला होता है आपका हीट या इलेक्ट्रिक एनर्जी का, हीट का, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ईच सेकंड, टाइम दे रखा है आपको, ईच सेकंड, टाइम इज 1 सेकंड। अब आप कहोगे मैम ये फॉर्मूला कहाँ से आया, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, या ई लिख लो, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हीट है ये, हीट के लिए मैंने H लिख दिया, यहाँ पर भी H भी लिख सकते हो, ये हीट है, एंड हीट भी है, एनर्जी भी है, कोई भी हीट भी तो क्या होती है, एनर्जी ही होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क लिखते हैं। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से, अब आप बोलोगे ऐसा, देखो अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पढ़ा ना, और P किसके इक्वल होता है बच्चों, क्या होता है, पावर, वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम, तो अगर मैं इसको पावर को वर्क बाय टाइम के इक्वल लिख दूं तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से आई स्क्वेयर आर टी आ जाएगा ना, तो यहाँ से वर्क आ जाएगा आपके पास आई स्क्वेयर आर टी, ये टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे।
तो आपके पास आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब निकालो, फॉर्मूले में रखो और पुट करो और निकालो, सेम थिंग है आपके पास। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद पोटेंशियल आएगा। एच दे रखा है आपको, आर दे रखा है, टी दे रखा है, तो निकालो, करंट की वैल्यू निकालो पहले। आई स्क्वेयर एच बाई आर टी, ठीक है, यहाँ पे एच बाई आर टी आ गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एच बाई आर टी अंडर द रूट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एच, क्या है आपके पास, हीट की वैल्यू 100 बाय आर टी, आर क्या है आपके पास, रेसिस्टेंस 4 इंटू 1, 4 25, 25 रूट इज 5। तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, 5 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ गया। आपको निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और V किसके इक्वल होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो मल्टीप्लाई करो और निकालो। आई आपके पास है 5 और आपके पास आर की वैल्यू है 4 ओम, ये 5 एम्पियर हो गया, ये 4 ओम हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल है वो दैट इज 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 वोल्ट, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 20 वोल्ट, ठीक है। सबसे देखो, हमने कुछ नहीं किया, आपको दे रखा थी, सारी चीजें आपको दे रखी थी, वही पावर वाला फॉर्मूला है। पावर होती है आई स्क्वेयर आर के, बट हमें वर्क चाहिए, तो वर्क बाय टाइम, अगर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, वर्क बन जाएगा, ठीक है। वही हमने लिखा है जी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, फॉर्मूले में पुट करके हमने आई की वैल्यू निकाल ली और आई की वैल्यू को यूज करके आपने वी निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a 220 volt generator, the current is this, what is the power of the bulb। देखो, पोटेंशियल क्या है आपके पास 220 वोल्ट, करंट क्या है आपके पास 0.50 एम्पियर, निकालने क्या है आपको पावर। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, V दे रखा है, I दे रखा है, पावर निकालनी है, वेरी सिंपल। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है आपके पास 220, आई क्या है आपके पास 0.5, तो बताओ क्या आएगी वैल्यू, दो, ये आ गया आपके पास 1, पावर आएगी 110 वॉट, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई पावर की। कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है और आपको आंसर लेना है, ठीक है। और मुझे लगता है आप यहाँ से समझ भी गए होंगे ये बात, क्लियर। हमने जस्ट फॉर्मूले पुट किए और आंसर निकाल लिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखें, Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does। देखो, ये कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक हीटर सबने देखे हैं क्या, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है, वो तो सब इलेक्ट्रिक हीटर तो सबने देखा ही होगा। तो कह रहे हैं कि जो उसकी कॉर्ड होती है, इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉर्ड होती है वो ग्लो नहीं करती, वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है इलेक्ट्रिक हीटर में, वो ग्लो करता है, वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, ऐसा पूछा गया आपसे। देखो बच्चों, जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट वो एक अलोय का बना होता है, नाइक्रोम का, और वो क्या है, एक अलोय है। और जो नाइक्रोम है, अलोय है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वेयर आर टी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, क्लियर। और नाइक, ये किसका हीटिंग एलिमेंट किसका बना है, अलोय का, कौन से अलोय का, नाइक्रोम का, और सभी अलोयस का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसलिए हम अलोयस का ही बनाते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, समझ में आ गया, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है,
ओके, तो इसीलिए जो आपका हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। अब देखो बात कोड की आई। कोड है वो एक मेटल का बना होता है, कॉपर का, मेनली कॉपर का बनाते हैं, ठीक है। कोड किसकी बनी होती है? मेटल की, कॉपर की। और उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस लो होता है। रेसिस्टेंस लो, अगर रेसिस्टेंस लो है तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। देखो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो आपका हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब रेसिस्टेंस लो तो हीट भी लो, रेसिस्टेंस हाई तो हीट भी हाई। समझ में आ गया आपको? हीटिंग एलिमेंट आपका लोहे का बना होता है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी वेरी हाई। बट जो आपका कोड होती है वो क्या है? एक मेटल की बनी है जिसका रेसिस्टेंस लो है, इसलिए जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से, कोड की वजह से, वो बहुत ही लो होती है, इसलिए वो ग्लो नहीं करती। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. ओके, और नेक्स्ट है ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं तक है 50 वोल्ट। जो आपको ये है ना, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलती से हो गया है इसी स्लाइड में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले कंप्यूट द हीट जनरेटेड, आपको हीट जनरेट निकालनी है। चार्ज की वैल्यू दे रखी 96,000 कूलम। ये 96,000 कूलम क्या आपके पास? चार्ज। मैंने आपको बताया है ना, जितनी भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको क्या देखनी है? यूनिट। तो ये यूनिट किसकी है? कूलम, चार्ज की। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये चार्ज है इन 1 आवर। टाइम क्या है आपके पास? 1 आवर। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड्स में। 3600 सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, ठीक है। तो आपको हीट जनरेट निकालनी है। देखो आपके पास हीट जनरेट, हीट किसके इक्वल होती है? हीट वर्क के इक्वल। मैंने बताया ना, हीट क्या है? एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी। और एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क के इक्वल होता है। और मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताया, वी किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू बाय क्यू के इक्वल होता है, चार्ज के। वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है? वर्क। वर्क बोलो या हीट बोलो, सेम थिंग है। वो किसके इक्वल होगा? वी इंटू क्यू के। क्लियर? V इंटू क्यू आपका किसके इक्वल है? आपका हीट या वर्क? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है आपके पास? पोटेंशियल 50, चार्ज क्या है आपके पास? 96,000। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इतनी आपकी जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी इन 1 आवर। क्लियर? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है और निकालने हैं, ठीक है। होप कि आपको सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और जो भी आपका कमेंट आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।